हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले और आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। उनके बारे में जानेंगे क्या वजह थी जिसकी वजह से ये कांग्रेस में कुछ लोग के अगेंस्ट में थे, कैसे इन्होंने देसी रियासतों को भारत में यूनाइट किया, कैसे ये डिप्लोमेट थे, क्योंकि डिप्लोमेट के कारण ही इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क एक जर्मन का डिप्लोमेट था। आगे हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। सरदार पटेल के नाम से ये बेसिकली जाने जाते थे। ये एक इंडियन लॉयर, इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिकल लीडर, बैरिस्टर, ये सारी चीज़ें थे। आज़ादी के बाद इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की पोस्ट दी गई। तो आगे हम देखेंगे। पटेल जी का जन्म खेड़ से ये काफ़ी फेम पाए थे। उसके बाद माता पिता के 6 बच्चों में से ये भी एक थे और नादियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था और लेवा पटेल कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। और फेमस होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि काडवा पाटीदार कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। अब अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो पटेल जी ने मेट्रिकुलेशन पास करने के बाद लगभग 22 साल की एज में इन्होंने मेट्रिकुलेशन पास किया। उसके बाद ये इनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, इनका बहुत योगदान है, अभी आप आगे की स्लाइड में देखेंगे। उनका कहना था कि ये अनएम्बिशियस है और इसका कुछ करने का मन नहीं है, जबकि पटेल जी ने अपने मन में विचार कर लिया था कि इन्हें पढ़ना है और आगे जाना है। तो ये लॉयर बनने के लिए बहुत पहले से ही पैसे वैसे इकट्ठा करने लगे थे और जब इनके पास इनफ फंड इकट्ठा हो गए तो ये इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। वहाँ के जो लॉयर थे उनसे बुक उधार में लिया और उसके बाद एग्जाम दिया और पास होकर चले आए। और फिर इनकी वाइफ जावेर बाई, उनसे ये शादी किए और गोधरा में रहने लगे। और गोधरा में ही एक बार दारू पीने वाला बार नहीं, बार जो एडवोकेट वाला बार होता है, वहाँ पे ये जॉब करने लगे और फिर वहाँ भी पैसे ये अर्निंग अपनी करने लगे और धीरे धीरे ये एक स्किल्ड लॉयर बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके 2 बच्चे हुए, मनीबेन 1903 में और सन दयाबाई 1905 में। इसके बाद पटेल की वाइफ 1909 में बीमार हो जाती हैं और इन्हें कैंसर हो जाता है बेसिकली, और कैंसर की सक्सेसफुल सर्जरी के बाद भी इनकी डेथ हो जाती है। और उस समय जब इनकी डेथ होती है तो पटेल जी जो है क्रॉस एग्जामिन करते हैं विटनेस को कोर्ट में, और जब इन्हें सूचना मिलती है एक नोट के सहारे, तो ये नोट को पढ़ते हैं, लेकिन उस समय ये कोई भी एक्सप्रेशन देते नहीं है। इन्हें मतलब ये जरा सा भी शो नहीं होने देते कि इनकी वाइफ का देहांत हो गया है। ये विटनेस से क्रॉस एग्जामिन जारी रखते हैं और उसके बाद ये केस जीत जाते हैं। फिर ये अपने साथियों को बताते हैं कि उनकी पत्नी का डेथ हो गया, ऐसा विटनेस जो है वो बताता है। तो पटेल जी ने उसके बाद डिसाइड किया कि ये अब दूसरी शादी नहीं करेंगे। इन्होंने अपने बच्चे को खुद से ही पाला पोसा और फिर 36 साल की आयु में ये चले गए लंदन और वहां से मिडिल टेम्पल में एडमिशन लिया और 36 महीने के कोर्स को 30 महीने में कंप्लीट किया। फिर ये वापस इंडिया आते हैं। मतलब इनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था वैसे कॉलेज, क्योंकि उस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत ही फेमस बैकग्राउंड के लोग जाते थे या फिर जो जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही होती है। ये अपनी मेहनत के बलबूते वहां पे पहुंचे, क्योंकि उस जगह पे बहुत ही बड़े लोगों के बच्चे जाते थे। तो ये गए वहां पे और फिर जब यहाँ पे आते हैं तो इस समय इनकी जो रवैया होता है वो एकदम बदल जाता है। और इस समय अब तक ये काफी फेमस हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में वो जो पढ़ाई करके आए हैं वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज के द्वारा की गई होती थी। तो अब इसके बाद इनके पॉलिटिकल करियर की भी बात करेंगे हम। तो ये इंडिया में आते ही ये अहमदाबाद में शिफ्ट होते हैं और मोस्ट सक्सेसफुल बैरिस्टर के रूप में जाने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो ये यूरोपियन कल्चर के हिसाब से रहते थे, मतलब यूरोपियन स्टाइल में कपड़े पहनना, उनके मैनर को फॉलो करना। फिर धीरे धीरे ये जब पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं, गांधी जी के सपोर्ट में आते हैं, फिर ये धीरे धीरे आगे देखेंगे हम कैसे ये खादी पे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। फिर ये अपने विट्ठल भाई पटेल की बात किए थे ना, तो देखिए विट्ठल भाई पटेल का यहाँ रोल आ जाता है। तो उनके सपोर्ट से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये कॉलेज में जाते हैं और अहमदाबाद टू प्रोवाइड फैमिली, और मतलब इनसे मिलते हैं और ये अपने बच्चे के मतलब फैमिली के साथ ही अहमदाबाद में ही रहते हैं। उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन तो चल ही रहा था, सत्याग्रह, और पटेल जी इधर खेड़ा में क्या होता है, खेड़ा में हाई टैक्स और इन सब चीजों की वजह से पटेल जी अब ग्राउंड पे आ गए हैं राजनीति के। तो पटेल जी अपना वोरसाड में पहला स्पीच देते हैं कि गांधी जी के पिटीशन को, जो स्वराज वाला पिटीशन है उनका, वो सेल्फ रूल के लिए वो साइन करते हैं और इस तरह से ये राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं और अपनी स्पीच सभाएं चालू कर देते हैं।
1 महीने के बाद ये गांधी जी से पहली बार मुलाकात करते हैं गोधरा में, और गांधी जी के कहने पे ये पटेल बिकम द सेक्रेटरी ऑफ गुजरात सभा के सेक्रेटरी होते हैं, और पब्लिक में ये जाते हैं लोगों से गुजरात और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर बनते हैं। और खेड़ा के किसानों की अब बात आती है तो हाई टैक्स के कारण खेड़ा के किसान जो थे वो परेशान थे। तो अब यहाँ पे मेजर भूमिका निभाते हैं पटेल जी। पटेल जी स्टार्टिंग में पटेल जी कमान संभालते हैं, फिर धीरे धीरे, क्योंकि गांधी जी नेशनल लेवल के लिए लीडर थे, तो बाद में गांधी जी भी आते हैं, तो पटेल जी ने काफी वॉलेंटियर को लेके हर जगह जो भी चीजें थी उसे आंदोलन में बदल दिए। और फिर आगे पटेल जी गांव गांव शहर शहर जाके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अपना जो भी ज्ञापन होता था वो देते थे और उनसे सपोर्ट मांगते थे और टैक्स देने से मना करते थे। फिर धीरे धीरे ये चीजें चलने लगी और गवर्नमेंट ने इन्हें फिर बैन भी कर दिया, और जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था तो गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टीज, उसे नौकरी से निकाल दिया, प्रॉपर्टी सीज कर ली, मतलब होल जो भी प्रॉपर्टी और फार्मिंग थे वो सारी चीजें सीज कर ली। तो इसके बाद अब ये बैरिस्टर थे ही और फेमस, सब धीरे धीरे लीडर हो चुके थे, तो इन्होंने आंदोलन जारी रखा। और आंदोलन जब जारी रहा तो इसके बाद ये पटेल जी के साथ नेगोशिएशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जब आंदोलन है ज्यादा हो जाता था तो तुरंत आ जाते थे नेगोशिएशन के लिए, और टेबल पे आते ही फिर इन्होंने फिर वह सारी जो चीजें ब्रिटिश सरकार ने लगाई थी वो हटाई, और जो चीजें इनसे हड़पी थी वो भी वापस की, जैसे कि जो भी इनके फार्मिंग लैंड ये सब चीजों पे बैन लगाया था और सीज किया था वो सारी चीजें लौटा दी, और जो भी सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी जो सिंपैथी रखते थे आंदोलन से रिजाइन किया था उन्हें भी नौकरी पे रखा। फिर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। फिर पटेल जी ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट किया और लगभग 3 लाख लोगों को लेके और 15 लाख रुपए भी जुटाइए, फंड इकट्ठा किया, और अपने बेटी मनी और सन दाया, जो कि अब इस समय, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी का लॉन्च हुआ तो इस समय पटेल जी पूरी तरह से अब खादी पे शिफ्ट हो चुके थे, और गांधी जी के कंट्रोवर्सीज, और इसके बाद जैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च हुआ तो कुछ दिन बाद जब चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 में, तो ये जब लॉन्च हुआ तो इसके बाद गांधी जी ने मूवमेंट को बंद करने की प्लान कर ली। और क्या हुआ, कांग्रेस के कुछ मेंबर जो थे वो सपोर्ट में नहीं थे, तो लेकिन पटेल जी सपोर्ट में थे, और पटेल जी ने मतलब इनका सपोर्ट किया कि हाँ इसके बाद ये बंद कर देना चाहिए। इवन पटेल जी 90% चीजों में गांधी जी के सपोर्टर थे, कुछ चीजों में वो सपोर्टर नहीं थे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे ऐसा क्यों रहा। फिर पटेल जी पर्सनली लेड द रिलीफ आफ्टर मेट्रोन। अब उसके बाद पटेल जी 1927 में खेड़ा में क्या है, बहुत ही भयंकर बाढ़ आ जाती है और उसके बाद वहां भुखमरी फैल जाती है, तो ये अपने वॉलंटियर को लेके मोबिलाइज करते हैं वॉलंटियर को, और फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, जो भी इमरजेंसी चीजें होती हैं, दवाइयां वगैरह वो अवेलेबल कराते हैं। और ग्राउंड लेवल पे ये काफी फेमस लीडर हो चुके थे जो लोगों की मदद करते थे, इवन ये घर घर जाके करते थे, उस तरह के नेता हो गए थे, तो काफी लोगों के दिले में ये बस चुके थे, और बिना किसी जाति धर्म के, क्योंकि जाति पात तो उस समय बहुत था दोस्तों, लेकिन ये एक ऐसे लीडर हो चुके थे लोग इन्हें निस्वार्थ भाव से देखते थे, और इनका भी प्रेम उनके लिए वैसे ही था। ये एक ऐसे राजनीतिक थे। तो जब गांधी जी जेल में थे और पटेल जी जेल में थे, तो सॉरी, जब गांधी जी जेल में थे तो पटेल जी से कांग्रेस के लीडरों ने कमान संभालने के लिए कहा। नागपुर सत्याग्रह 1923 में हुआ क्या था कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फ्लैग जो भी लेके चलता था उसे बैन कर दिया था, इंडियन फ्लैग को बैन कर दिया गया था, और मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने से ही बैन कर दिया था। तो इस चीज में तो अब इन्होंने महारत हासिल कर ही ली थी। तो अब ये फिर क्या किए पटेल जी, अपने वॉलंटियर को लेके आंदोलन में लग गए। फिर आंदोलन जब बहुत हैवी हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर नेगोशिएशन टेबल पे आ जाती है, और फिर इस तरह से इंडियन फ्लैग को जैसे बैन जो कर देती थी वो बंद कर दिया, और जो टैक्स थे वो हटा दिया गया। फिर 1928 में पटेल रिटर्न टू द इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फ्रॉम म्युनिसिपल ड्यूटीज इन अहमदाबाद। उसके बाद फिर से पटेल जी अपने अहमदाबाद आ जाते हैं अपने म्युनिसिपल ड्यूटीज में, और अपनी चीजों को जारी रखते हैं। जैसे कि प्रीवियस में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो थी वो ऑलरेडी भुखमरी और हैवी टैक्स को देते देते परेशान हो चुकी थी, मतलब वहां पे ऑलरेडी जीवन जो था बहुत टफ हो चुका था। तो पटेल ने फिर से इनिशिएट किया कि आप टैक्स देना बंद कर दीजिए, और फिर से ऑर्गेनाइज किया मास वॉलंटियर को, और फिर से आंदोलन जारी रखा, और इसके साथ उन्होंने खेड़ा में जो सत्याग्रह था उस पर जीत हासिल की, और जो भी प्रॉपर्टी और लैंड पे टैक्स थे उन्हें खत्म करा। और ऐसे ही बारदोली की जो महिलाएं थी, इट वॉज द वुमेन बारदोली, जिन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ
सरदार पटेल के अंडर में ये फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमी पॉलिसी ये सम्मिलित कर ली गई थी कांग्रेस कमेटी के द्वारा। जैसे गांधी जी ने जब दांडी मार्च स्टार्ट किया था तो कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे, तो गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और भी सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट करती क्या थी, जैसे 1931, 1932 ये आपको पता है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी ने किसमें पार्टिसिपेट किया था, बस 1931 में, 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 30, 31, 32 इन तीनों में बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। तो और बी आर अम्बेडकर जी के कुछ मतभेद थे गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी हमेशा राम राज्य की बात करते थे और राम राज्य में गांधी जी ये नहीं देखते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सभी एक समान है। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी ग्राउंड लेवल पे देखते थे रियलिटी। गांधी जी के जो भी मतभेद थे बस यही रियलिटी और राम राज्य के बीच वाली थी, क्योंकि बी आर अम्बेडकर भी रियलिटी की हाँ छुआछूत है, गांधी जी कहते थे ये खत्म हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस कहते थे नॉन वायलेंस सही नहीं है, वायलेंस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, गांधी जी कहते नहीं नॉन वायलेंस ही सही है। बाद में थोड़ा बहुत कुछ चीजों पे मतभेद हुआ, जबकि बहुत बड़े एक दूसरे के सपोर्टर थे गांधी जी का। पाकिस्तान के बंटवारे को लेके पटेल जी सहमत थे कि हाँ बंटवारा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर नहीं भी करेंगे तो ये हर जगह स्ट्राइक और दंगे करते रहेंगे। तो गांधी जी कहते थे नहीं डिवाइड नहीं होना है। तो ऐसी ही चीजें चलती रहती थी। तो फिर 1931 में सेशन में कराची का सेशन हुआ, वहां पे पटेल जी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और फिर इन्होंने ये पास किया अपना डिफेंस ऑफ फंडामेंटल राइट एंड सिविल लिबर्टी। अब जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली रहती थी तो एक गुड गेस्चर के रूप में गांधी जी और जो भी कांग्रेस कमेटी के लीडर थे उन्हें रिहा कर दिया जाता था गुड गेस्चर के रूप में। और जैसे ही जब ये फेल हो गया तो तुरंत फिर सबको जेल में डाल दिया जाता था। और यरवड़ा जेल में रहते हुए ये पटेल और गांधी जी में काफी नजदीकियां आ गई, दोनों एक दूसरे को बहुत समझे और अप्रिशिएट करने लगे चीजों को लेके। गांधी जी ने ही पटेल जी को संस्कृत सिखाया था। अब गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई ये सारी चीजें लिखते हैं कि कैसे उन दोनों में कैसे संबंध थे बहुत, और ये सारी चीजें। और जब गांधी जी को पता चला ये बी आर अम्बेडकर का सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो गांधी जी हड़ताल पे बैठ गए। और उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट के लेके हड़ताल पे बैठे तो उनके सपोर्ट में पटेल जी भी थे। और इसी समय पटेल जी को नासिक जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर उनको बाद में सूचना दी जाती है कि उनके विट्ठल भाई पटेल बड़े भाई जो थे वो राजनीति में एक्टिव थे, उनकी डेथ हो जाती है। तो एक ब्रीफ ऑफर दिया जाता है कि आपको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके एवज में कुछ करना था। तो पटेल जी ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर आता है रोल 1942 का। 1942 में गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च कर दिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू चल ही रहा था। तो कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे सी राजगोपालाचारी, उन्हें लगा कि अगर हम ब्रिटिश सरकार अगर हमें आजादी देती है, ठीक है, उनका कहना था कि अगर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देती है, इंडिपेंडेंस देती है अगर वर्ल्ड वार 2 के मतलब खत्म होने के बाद, तो हम ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट करेंगे। लेकिन पटेल जी, नेहरू जी, इनका यह मत था कि अब ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, जैसे ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। और इन्होंने फिर क्रिप्स मिशन 1942 इसके भी अगेंस्ट में थे। तो इनका कहना था कि सी राजगोपालाचारी का कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें फुल इंडिपेंडेंस देती है तो हम सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन नेहरू जी और पटेल जी का कहना था जैसे ये सिंगापुर और वर्मा से अपनी सेना बुला लिया और गवर्नमेंट छोड़ दिए, वहां से भाग गए, उसी तरह से ये इंडिया से ही भाग जाएंगे अगर हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। और एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए अब। तो इस समय इन्हें गांधी जी को फोर्स किया गया, लेकिन कांग्रेस के कुछ अदर लीडर थे जो चाहते थे नहीं, ये सही समय नहीं है, क्योंकि इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी बिजी है वर्ल्ड वार 2 में, तो ये सही समय नहीं है। लेकिन गांधी जी को फोर्स किया गया और गांधी जी भी इससे सहमत थे। और गांधी जी ने 7 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया। और ये लॉन्च होते ही, अब गांधी जी लॉन्च करने से पहले गांधी जी इतने फेमस पर्सनालिटी थे कि उनकी बात को कोई काट नहीं सकता था। तो अब जो भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, गांधी जी ने उन्हें फोर्स किया कि आप इस पे साइन करिए, जो भी डॉक्यूमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। तो उस पे सभी ने सहमति दिखाई, क्योंकि कांग्रेस में ये चीजें होती थी कि सारी सहमति से होती थी चीजें।
तो सबकी सहमति बनी और फिर ये लॉन्च कर दिया गया। फिर उसके बाद जो भी टैक्स थे, मास प्रोटेस्ट होने लगे, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों की वस्तुओं को जलाया जाने लगा। फिर इसके बाद पटेल जी की हेल्थ सही नहीं थी, फिर भी पटेल जी ने ग्वालियर टैंक बॉम्बे में 7 अगस्त को अपना एक इमोशनल स्पीच दिया। लगभग 1 लाख लोग उसमें सम्मिलित थे। पटेल जी को फिर से 9 अगस्त को जेल में बंद कर दिया जाता है, 9 अगस्त 1942 को, और 1945 तक इन्हें जेल में रखा जाता है। जब इन्हें रिलीज किया जाता है 15 जून 1945 में, तो इन्हें पता चल जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इस समय ट्रांसफर ऑफ पावर प्रपोज करना चाह रही है। तो फिर इसके बाद की बात अगर हम देखें, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। पार्टीशन, अब इस समय ये काफी चीजें समझ चुके थे पटेल जी कि अब पार्टीशन की बातें चलने लगी हैं। अब यहाँ पे ही थोड़ी सी मतभेद होती है गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी पार्टीशन के अगेंस्ट में थे, लेकिन पटेल जी जान चुके थे कि पार्टीशन होके ही रहेगा। क्योंकि इनकी एक आगे की स्पीच है, आप देखिएगा, इन्होंने कहा था कि जो भी मुस्लिम लीग के लीडर हैं, टॉप लीडर से लेकर चपरासी तक, वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट में है। मतलब मुस्लिम लीग का लीडर कौन था? जिन्ना। तो जिन्ना जो भी कहेगा उसकी बातें होगी, चाहे वो सरकार में रहे या ना रहे। एक मुस्लिम पॉपुलेशन का एक फेमस लीडर का वो एंजॉय करेगा। पटेल जी ने ऐसा लिखा हुआ है, अपनी स्पीच में बोला है। तो ये पटेल जी जान चुके थे कि पार्टीशन तो होगा ही। तो पटेल जी का कहना था, बस डिफरेंस ये है कि आप एक पार्टीशन चाहते हैं या कई पार्टीशन चाहते हैं। तो इस स्लाइड पर पढ़ लीजिएगा, वही चीजें हैं। तो वल्लभ भाई पटेल was one of the first Congress leader to accept the partition of India as a solution to the rising Muslim separatist movement led by मोहम्मद अली जिन्ना। तो पटेल जी काफी गुस्सा भी थे इससे कि इससे बहुत मतलब वायलेंस बढ़ेगा। और उसी बीच जिन्ना ने जब जिन्ना की बात नहीं मानी गई तो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया। अब सारे देश के मुस्लिम के बीच, मुस्लिम और हिंदू के बीच वायलेंस हो गया, दंगे हुए, बहुत लोग मरे। आप इस पे डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। फिर उसके बीच ये सारी चीजें चली। फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के टाइम पे ये सारी चीजें थी, काफी दिनों तक चलती रही। तो फिर 2 नेशन बने, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अब उसके बारे में कभी बाद में जिक्र करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई फुली अप्रिशिएट द फियर्स ऑफ आवर ब्रदर। अब ये उनकी स्पीच है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कैबिनेट मिशन प्लान, एक्सेप्ट अ फ्यू ऑनरेबल मुस्लिम ऑफिशियल फ्रॉम द टॉप डाउन टू चपरासी प्यून ऑफ सर्वेंट आर वर्किंग फॉर द लीग। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो और आगे लिखते हैं कि 75 से 80% इंडिया हमारे पास रहेगा, लेकिन वो हम अपने जीनियस के सहारे बहुत महान बना सकते हैं। फिर इन्होंने इंडिया को कैसे लीड किया आगे, क्योंकि ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, इन्होंने इसे स्टील फ्रेम कहा था इंडिया का। और आरएसएस पे अगर इनके व्यूज की बात करें तो 1948 में जब नाथुराम गोडसे ने हत्या की थी गांधी जी की, तो जब सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चला तो उस समय तो आरएसएस को बैन कर दिया गया पटेल जी के द्वारा, लेकिन जब ट्रायल चला तो नाथुराम गोडसे ने कहा कि वो 46 में ही आरएसएस छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी काफी डाउट थे, तो इन्होंने कहा कि ये आप होम मिनिस्टर जी से बात करिए। तो होम मिनिस्टर के पास जब ये गए तो होम मिनिस्टर ने कहा, पटेल जी ने कहा कि आप अपने आरएसएस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाइए और एक ट्रांसपेरेंसी रखिए, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। तो काफी इनके व्यूज थे, आप पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही उनकी डेथ हो जाती है 1950 में। और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मन का एक डिप्लोमेट था बिस्मार्क, बहुत ही बड़ा डिप्लोमेट था। तो ये भी एक ऐसे ही डिप्लोमेट थे, क्योंकि भारत कई रियासतों में बटा था आजादी के बाद, तो उसे एकत्रित करना बहुत जरूरी था। नहीं तो जिस तरह से पाकिस्तान अलग हुआ था उसी तरह से मांग उठने लगती है हर जगह से। तो हैदराबाद को छोड़ के, क्योंकि हैदराबाद में कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, निजाम थे वहां के, तो ऑपरेशन पोलो वहां लॉन्च करना हुआ और आर्मी उतारनी पड़ी। लेकिन और जितने भी जगह थे, सारी जगह केवल डिप्लोमेटिक पावर से ही पटेल जी ने यूनाइट किया इंडिया को। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस भी इनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, घोषणा करी है, इंट्रोड्यूस किया मोदी जी ने। और बस इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।